हाय गाइस व्हाट्सअप। आज मैं डिस्कस करूंगा एक बुक के बारे में जिसका नाम है HBR's 10 Must Reads द डेफिनेटिव मैनेजमेंट आइडियाज ऑफ द ईयर फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू 2018। सो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स है, कलेक्शन ऑफ जर्नल्स है जो कि मोस्टली बिजनेस रिलेटेड होते हैं। जितने भी लोगों ने MBA किया है दे वुड हैव डेफिनेटली हर्ड अबाउट दिस बिकॉज MBA में बहुत सारी केस स्टडीज़ होती हैं और मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द केस स्टडीज़ हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से उठाई जाती हैं। सो इस बुक के अंदर हर साल कुछ जो बेस्ट आर्टिकल्स होते हैं वो इसमें लिखे गए हैं। इट्स अ कलेक्शन ऑफ 10 आर्टिकल्स एंड so I have chosen to discuss three articles with you which I liked the most. So I'll be discussing three articles out of this और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है बिजनेस लीडर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ क्रूशियल बिजनेस आइडियाज़, मैनेजमेंट आइडियाज़ निकल के आते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को उनसे रूबरू रखें, अपडेट रखें, क्योंकि अगर हम नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई और कर रहा होगा एंड it won't be a very comfortable situation to be in. So without wasting any time, I'll just start discussing the articles. जो पहला आर्टिकल मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ माई फेवरेट वन, दैट इज़ ट्रूथ अबाउट द ब्लॉकचेन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज जो पहला आर्टिकल मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है ट्रूथ अबाउट ब्लॉकचेन. ये लिखा है मार्को यानसिती एंड करीम आर लखानी ने. ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आर्टिकल डिस्कस करूँ बस मैं हल्का सा बता देता हूँ कि ब्लॉकचेन क्या है. सीधे साधे शब्दों में ब्लॉकचेन इज एन ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक लेजर. इट्स एन ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन रजिस्टर. एक तरीके का एक बही खाता है जो कि ऑनलाइन है और इसकी कॉपी सबके पास है. और अगर किसी एक का रजिस्टर अपडेट होता है तो बाकी सबके रजिस्टर्स भी अपडेट होते हैं. सो ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी एक ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपको किसी मिडलमैन की ज़रूरत नहीं है. अगर मुझे आपको पैसा भेजना है तो मैं सीधा आपको भेजूंगा, मुझे किसी बैंक के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है. मेरे पास बिटकॉइन थे, मेरे पास एक रजिस्टर था, आपके पास एक और रजिस्टर था. मैंने अपने बिटकॉइन आपको दिए और मेरा रजिस्टर भी अपडेट हो गया और आपका रजिस्टर भी अपडेट हो गया. सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ब्लॉकचेन का, क्योंकि रजिस्टर की कॉपी हम दोनों के पास है तो कोई मिडलमैन की ज़रूरत नहीं है. कोई भी अपने रजिस्टर बिना किसी हमारी परमिशन के चेंज नहीं कर सकता. सो हमारा पैसा काफ़ी सिक्योर रहेगा उसमें. एंड दैट्स जस्ट वन ऑफ द यूज केस बट दैट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ब्लॉकचेन, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी. सो अब बात करते हैं कि इस आर्टिकल में क्या डिस्कस हुआ है. इस आर्टिकल में ये डिस्कस हुआ है कि आखिर ब्लॉकचेन मेन स्ट्रीम कब बनेगा, बड़ा कब बनेगा. जिस तरीके से आज इंटरनेट बहुत बड़ी चीज़ है तो ब्लॉकचेन इंटरनेट जितना बड़ा कब बनेगा. तो इस सवाल का जवाब ये ऑथर्स देना चाह रहे हैं और what these authors are doing is that they are comparing blockchain with 1970s का इंटरनेट, या स्पेशली बोलूँ तो TCP/IP प्रोटोकॉल जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इंटरनेट यूज़ करता है वो उस टाइम पे आई थी और उसको मेन स्ट्रीम बनने में आराम से 25-30 साल लग गए थे. 1972 में TCP/IP प्रोटोकॉल आई थी जो कि आज भी हम यूज़ करते हैं. और अमेज़ॉन 1994-1995 में लॉन्च हुआ था एंड आज जाके वी एक्चुअली रियलाइज़ कि इंटरनेट इतना बड़ा है. तो आराम से 25 से 30 साल लग गए थे इंटरनेट में. और आर्टिकल में भी यही लिखा है कि ब्लॉकचेन को मेन स्ट्रीम बनने में, ब्लॉकचेन को इंटरनेट जितना बड़ा बनने में भी 20 साल तो लग जाएंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्लॉकचेन में कुछ भी रिसर्च ना करें, हम ब्लॉकचेन में कुछ काम ना करें, कोई एंटरप्रेन्योर ब्लॉकचेन को परस्यू ना करें, ऐसा नहीं है. व्हाट दे आर टेलिंग इज़ दैट कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा और इन्होंने वो स्टेप्स भी बताए हैं कि जिस स्टेप्स में ब्लॉकचेन मेन स्ट्रीम होगा, जो कि बहुत सिमिलर है जिस तरीके से इंटरनेट एक टाइम पे मेन स्ट्रीम हुआ था. सो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट टेक यू टू दो स्टेप्स जिनसे ब्लॉकचेन गुजरेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस पहला स्टेप है सबसे पहले इंटरनेट के एक सिंगल यूज़ केस निकल के आया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर डिफेंस डिपार्टमेंट USA का जो उस टाइम पे था ARPANET, वहाँ के लोग बस इंटरनल ईमेल्स के लिए यूज़ करते थे. सिमिलरली ब्लॉकचेन का भी एक सिंगल यूज़ केस निकल के आया, बिटकॉइन. बस लोगों ने बिटकॉइन लिए, खरीदे, आपस में ट्रांसफ़र किए
एंड दैट वाज द ओनली यूज़ केस और द फर्स्ट यूज़ केस जो ब्लॉकचेन का निकल के आया। सेकेंड स्टेप, लोकलाइजेशन। इस पॉइंट पे कॉर्पोरेट्स पिक्चर पे आ जाते हैं और अपने इंटरनल यूज़ के लिए उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। उस टाइम पे कुछ कॉर्पोरेट्स ने इंटरनेट का इस्तेमाल अपने इंटरनल ईमेल्स के लिए किया। सिमिलरली आज के कुछ बैंक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, JP मॉर्गन, NYSE, स्टैंडर्ड चार्टर्ड अपने ट्रांजैक्शन हैंडल करने के लिए ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3, इंटरनेट पर उस टाइम पे वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस लॉन्च होना स्टार्ट हो गई थी। 1994 में अमेजॉन लॉन्च हुआ एज अ ऑनलाइन बुक स्टोर। एंड सिमिलरली ब्लॉकचेन पे अब आप देखोगे तो कुछ गेम्स लॉन्च हो रहे हैं। क्रिप्टो किटीज़ करके गेम है, बहुत फेमस गेम है जिसमें प्लेयर्स को बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसीज में रिवॉर्ड मिलता है खेलने पे। तो सिमिलर एप्लीकेशंस आने लग जाएंगी ब्लॉकचेन पे। एंड द फोर्थ एंड फाइनल स्टेप जो होता है जिसमें कि लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन होता है टेक्नोलॉजी का। इंटरनेट का तो हम देख ही रहे हैं, जैसे कि आज व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, उबर, ओला, हम वी आर यूजिंग इंटरनेट इन ऑल द वेज पॉसिबल। एंड सिमिलरली दिस विल हैपन विद ब्लॉकचेन। एंड जो होगा वो ये है कि ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट यूज़ केस सेल्फ एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पिक्चर में आएगा। जैसे कि मैंने बताया कि ब्लॉकचेन एक बस ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। मेरे पास एक रजिस्टर है, आपके पास एक रजिस्टर है, मैं अपना रजिस्टर अपडेट करता हूँ, आपका अपने आप अपडेट हो जाता है। इससे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट निकल के आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे किसी कंपनी को अगर किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जाना है किसी और कंपनी के साथ बड़ी ट्रांजैक्शन में, तो या तो एस्क्रो में पैसा डालते हैं या फिर बैंक गारंटी लेते हैं। तो इसके लिए ब्लॉकचेन में आपको किसी बैंक या मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी दूसरी कंपनी को गुड्स बेच रही है एंड तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि जैसे ही इस गुड्स, इस पर्टिकुलर पार्सल का GPS लोकेशन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ऑटोमेटिकली दूसरी कंपनी का पैसा इस कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये ऑटोमेटिकली होगा, ब्लॉकचेन के ऊपर होगा, बिना किसी मिडलमैन के, बिना किसी बैंक के होगा। एंड हेंस द ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी गेट्स रिस्टोर्ड। तो ये जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है तब पिक्चर में आएगी। इथीरियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अभी बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल इतनी स्केल पे नहीं हो रहा है। तो मैं इस आर्टिकल के बारे में और भी ज़्यादा बात कर सकता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी बड़ा आर्टिकल है। लेकिन सब बातों की एक बात, 10 से 15 साल लग जाएंगे ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट होने में। क्या हमको कुछ नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं है, रिसर्च भी होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स को इस पर काम भी करना चाहिए, बट वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और जब ब्लॉकचेन बड़ा होगा तो उस टाइम पे नए गूगल, नए फेसबुक, नए अमेजोन निकल के आएंगे एंड नए बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स निकल के आएंगे। बट थोड़ा सा अभी सब्र रखना पड़ेगा। गाइस, जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कस्टमर लॉयल्टी इज ओवररेटेड। ये लिखा है AG लेफ्ले एंड रॉजर L मार्टिन ने। जैसा कि ऑब्वियसली टाइटल है आर्टिकल का, कस्टमर लॉयल्टी इज ओवररेटेड। MBA में ये टर्म बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, कस्टमर लॉयल्टी। मैं पर्सनली इसमें बिलीव नहीं करता, लेकिन इसके कुछ एग्जांपल्स दिए जाते हैं। जैसे कि एप्पल जो कंपनी है उसके यूज़र्स को बहुत लॉयल यूज़र्स माना जाता है कि वो वंस एन एप्पल ऑलवेज एन एप्पल। सिमिलरली एक एग्जांपल दिया जाता है कि 1985 में कोक ने एक नया फार्मूला लॉन्च किया था, न्यू कोक, और वो बिल्कुल भी नहीं चला था। कस्टमर्स एंड वर वेरी एंग्री एंड कोक ने वापस 1992 में वापस से अपना पुराना फार्मूला लॉन्च किया। सो ये एग्जांपल दिए जाते हैं कस्टमर लॉयल्टी के लिए, बट इस आर्टिकल में भी यही लिखा है कि कस्टमर लॉयल्टी जिसे आप समझ रहे हैं वो एक्चुअली लॉयल्टी नहीं है, बस कस्टमर्स को आदत पड़ी हुई है आपके प्रोडक्ट की। ये कहना चाह रहे हैं कि माइंड लेजी होता है, वो ज़्यादा चॉइसेस नहीं बनाना चाहता। अगर मैं शॉप में गया, मैंने लास्ट टाइम टाइड खरीदा था, मैं फिर से टाइड खरीदूंगा, मैं दिमाग नहीं लगाना चाहता कि मुझे टाइड लेना है कि सर्फ एक्सेल लेना है। सो दैट्स व्हाट दिस आर्टिकल इज ट्राइंग टू से कि इतना कॉन्शियस डिसीजन नहीं लेते हैं कस्टमर्स। मोस्टली दे जस्ट को, जो पुराना हैबिट पड़ा होता है वापस से वो कॉपी करते हैं। अगर मैंने लास्ट टाइम ओला से कैब बुक करी थी, मोस्ट प्रोबेबली मैं फिर से ओला से करूँगा, बिकॉज मुझे ओला से आदत पड़ी हुई है। अनलेस एंड अनटिल मुझे ओला से कैब नहीं मिलती, तब जाके मैं फिर ऊबर पे शिफ्ट करूँगा। और फिर अगर मुझे ऊबर की आदत पड़ेगी तो वापस शायद मैं ओला पे नहीं आऊँगा। सिमिलर केस में फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे लोगों को फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करने की आदत पड़ी हुई थी एंड बहुत डिफिकल्टी से फिर वो अमेजोन पे का, लेकिन अगर एक बार अमेजोन पे आदत पड़ गई तो दे माइट नॉट गो बैक टू फ्लिपकार्ट। तो सिमिलरली यही इस आर्टिकल में लिखा है कि हैबिट इज समथिंग विच यू हैव टू बिल्ड फॉर कस्टमर्स एंड दे देन ऑदर ये 4 स्टेप्स देते हैं कि इन 4 स्टेप्स में कंपनी को एक सस्टेन्ड बिजनेस एडवांटेज के लिए बढ़ना चाहिए। पहली है फास्ट एंट्री। आप किसी भी
कैटेगरी प्रोडक्ट या बिजनेस में घुस रहे हैं, फास्ट एंट्री। सेकंड इज डिज़ाइन फॉर हैबिट, कि आप कस्टमर को हैबिट डालिए, सेम जैसे ब्रांडिंग बोलते हैं, सेम कलर, सेम डिज़ाइन, सेम स्मेल। जैसे ही कस्टमर स्टोर में जाए तो जस्ट ही कैन सी योर प्रोडक्ट, ही डजंट हैव टू रियली मेक अ चॉइस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तीसरा पॉइंट है कि इनोवेट इनसाइड द ब्रांड। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा पॉइंट है, इसमें ये कहने कि आप ब्रांड के इनसाइड में ही इनोवेट करें, ज़्यादा चेंज ना करें ब्रांड में। अगर आपको ट्रॉपिकाना के अंदर जूस लॉन्च करना है तो ट्रॉपिकाना की एक सब ब्रांड बना दो। अगर आपको बेसिकली एक अम्ब्रेला ब्रांड बना दो और उसके अंदर दूसरी ब्रांड को लॉन्च कर दो, बट ओरिजिनल ब्रांड में ज़्यादा चेंज मत करो। इससे मैं थोड़ा सा रिलेट नहीं करूँगा क्योंकि आज की टाइम में जब मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स डिजिटल हैं, तो इस हिसाब से तो कोई बड़ी कंपनी अपना प्रोडक्ट चेंज ही नहीं कर पाएगी। फेसबुक अपने उस पर अपने प्लेटफॉर्म पे कितने ज़्यादा चेंजेस लाती है, लेकिन अगर वो इस फॉर्मूले स्टिक करेगी कि मैं ब्रांड में चेंज नहीं लाऊंगी, ऑब्वियसली देयर विल बी प्रॉब्लम। इंस्टाग्राम इनिशियली जो लॉन्च हुआ था, उन्होंने अपना आइकन चेंज कर दिया, रेड कलर चेंज कर दिया, एंड सो डेफिनेटली डिजिटल प्रोडक्ट्स में आई डोंट थिंक दिस अप्लाइज, बट इफ़ यू गो फॉर FMCG प्रोडक्ट्स लाइक डिटर्जेंट, साबुन, then definitely branding is important, same color, same smell and same feeling of the product. And lastly, the last point which author says is that कि आप भी कोई भी कम्युनिकेशन करें, सिंपल कम्युनिकेशन करें, यानी कि ज़्यादा पॉइंट्स ना बताएं प्रोडक्ट के बारे में, एक दो चीज़ें बताएं जो कस्टमर को याद रहें और रिपीटेडली बताएं। जिस तरीके से फॉग का आपने ऐड देखा होगा, तो फॉग के हर ऐड में क्या होता है, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, सो दैट कस्टमर को बस ये याद रहे कि हाँ फॉग है कुछ जो कि चल रहा है। सो रिपीटेडली ये बताया जाए जिससे कि कस्टमर को ये सुनने की आदत भी पड़ जाए और उसके माइंड में ब्रांड की एक इमेज छप जाए। सो यप, दिस वाज द आर्टिकल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सो गाइस, नेक्स्ट आर्टिकल है द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रेवोल्यूशन, जो कि लिखा है पीटर कैपेली एंड एना टेविस ने। सो ये आर्टिकल मेरे HR के दोस्तों को बहुत पसंद आएगा। हर कंपनी में साल के एंड में कुछ रिव्यूज़ होते हैं और nobody likes it, employees don't like it, boss doesn't like it, nobody remembers, किसी को याद नहीं रहता पूरे साल क्या हुआ है, आखिर के एक दो महीने के बेसिस पे लोग रेटिंग दे देते हैं। इट्स कम्प्लीटली आउटडेटेड। ये लॉन्च हुआ था करीब 1980s में। जनरल इलेक्ट्रिक ने ये एक्चुअली लॉन्च किया था अपनी कंपनी में, जब जैक वेल्स CEO बने थे। उस टाइम की ज़रूरत थी कि उन्होंने एम्प्लॉयज़ को A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी में बांट दिया। A वालों को प्रमोशन दिया, B वालों को रखा और C वालों को निकाल दिया। बट अब ये इस आर्टिकल में यही बता रहे हैं कि अब ये सिस्टम थोड़ा पुराना हो गया। साल के एंड में रिव्यू देने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब अगर आप पूरे साल काम करवा के किसी को साल के एंड में बता रहे उसने क्या काम किया, तो क्या फ़ायदा, वो ऑलरेडी एक साल काम कर चुका है। अगर वो ख़राब काम कर रहा है तो ऑलरेडी एक साल वो काम कर चुका है। फिर अदर आप उसको पहले बता दिए कि वो सही काम नहीं कर रहा, सो दैट ही कैन करेक्ट हिज मेथडोलॉजी। सो इनफैक्ट काफ़ी कंपनियों ने अबॉलिश कर दिया है। अडोब इज़ द वन कंपनी विच वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज जिसने ये फोर्स रैंकिंग सिस्टम और ईयरली रिव्यू सिस्टम हटा दिया था। अमेजोन का एक टूल है एनी टाइम रिव्यू, जिसमें सुपरवाइजर किसी भी टाइम रिव्यू दे सकते हैं जब भी उनको चाहे, और बाद में वो रिवाइज कर सकते हैं जब फाइनली रिव्यू का टाइम आए। सो द क्रक्स इज दैट दिस एनुअल रिव्यू सिस्टम इज गोइंग अवे, फोर्स्ड रैंकिंग सिस्टम इज गोइंग अवे, कि लोगों को आप रेटिंग देंगे और फोर्स करेंगे कि कुछ को अच्छी रेटिंग मिले कुछ को ख़राब, रादर देन इसके कि आप अगर सबने अच्छा किया तो सबको अच्छी रेटिंग दो, क्योंकि फोर्स रैंकिंग से टीम वर्क नहीं होता है लोगों में और कंपटीशन बढ़ता है, लोग जीत जाते हैं लेकिन हो सकता है कंपनी हार जाए। सो दैट इज़ ऑल्सो बिकमिंग ओल्ड सिस्टम एक्चुअली, एंड that's what this article is trying to tell कि अब the new tools have come and more frequent review, more frequent होना चाहिए और subjective होना चाहिए। It doesn't have to be number 4 out of 5 or 5 out of 5 and और forced ranking now, अगर सब अच्छा परफॉर्म करें तो सबको अच्छी रेटिंग दीजिए जिससे कि वो एज अ टीम काम करें। So guys, these were the key ideas from the book Harvard Business Review 10 Must Reads। जो भी लोग कॉर्पोरेट में हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेस में हैं, डेफिनेटली उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा। लेट मी नो कि आपको मेरा रिव्यू और मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और रिव्यूज़ बनाऊँ किसी और पर्टिकुलर बुक पे, टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।